नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो भी कॉन्फिडेंस के बारे में ही है, लेकिन एक ऐसी चीज़ आपको पता चलेगी आज की वीडियो में जो मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे को, हर एक आदमी को पता चले, ख़ास तौर से बच्चों को। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसको देखिएगा भी, किस तरह से मैंने अपने बेटे को बताया कि स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ख़ास तौर से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। मैं नहीं करता क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन आज की यंगर जनरेशन बहुत कॉन्फिडेंट है। एक न्यूज़ आया कुछ दिन पहले दोस्तों, जिसमें एक यंग बच्चा जिसकी मम्मी का अपना होटल चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पिताजी हैं नहीं, और ऐसे ही शौकिया उसने फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। करते करते 1 साल में उनका भाई साहब का 26 लाख का नुकसान हो चुका है और उनकी माँ को पता नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें बिकॉज़ आजकल के बच्चे इस चीज़ को कॉन्फिडेंस के तहत करते हैं। आज का टॉपिक है द टेल ऑफ 2 सिंड्रोम्स, जिसमें हम 2 लोगों के बारे में बात करेंगे। एक हैं हाला तोमास दोतीर, जिन्होंने 2015 में अपने आसपास के लोगों और दोस्तों की वजह से इलेक्शन में लड़ने का सोचा। ये लेडी बहुत समझदार हैं और इनको एक ख़ास टाइप की दिक्कत है जो हम सबको होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। और इन्हीं के कंपैरिजन में आइसलैंड में, ये आइसलैंड की हैं, आइसलैंड में प्रेसिडेंट, उनका नाम था डेविड ऑडसन। वो भाई साहब प्रेसिडेंट होने के बावजूद, अपने पूरे देश के सभी बैंकों को डुबाने के बावजूद, कहते हैं 2008 में जो रिसेशन आया था उसमें जितने भी लोग सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे, ये भी उसमें से एक थे। वो अपनी जॉब छोड़ने को तैयार ही नहीं, अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार ही नहीं। इसको कहते हैं आर्म चेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम। मतलब जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए वहाँ पर भी आप कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, इसको बोलते हैं आर्म चेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम। और वहीं जिन लोगों को डर लगता है और वो सचमुच में काबिल हैं फिर भी डरते हैं और डर डर के काम करते हैं और अपनी कंपनी को सक्सेसफुली, अपने काम को सक्सेसफुली आगे बढ़ा पाते हैं, उनको कहा जाता है फीलिंग ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम। कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, मुझे अभी भी आता नहीं है। ये पूरी की पूरी चीज़ मैं आपको अभी इस इंट्रो में समझा नहीं पाऊँगा। यू शुड सी द होल वीडियो। इस वीडियो में हमने बातचीत की है दोनों के बारे में, मैंने बुक को पढ़ा है, उसके बाद समझाया है। ये पूरी की पूरी बुक मैंने कवर की है बाय द नेम ऑफ थिंक अगेन। आप हमारे dkbrains.com में जो अलग अलग कोर्सेज़ हैं उसमें BDM में जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। BDM ज्वाइन करने से आपको ये पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। इस वीडियो को बनाते समय मुझे ये हो गया कि अब एक एक कदम मैं फूक फूक के रखूँगा और साथ ही साथ जिन चीज़ों के लिए मेरे मन में बहुत कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी कम हो गया। मैं तो अपने घर में बच्चों को याद दिलाता हूँ, जब भी वो थोड़ा भी कॉन्फिडेंट होते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ क्वार्टरबैक सिंड्रोम हो गया है क्या। और जब डॉक्टर रिम्पी मेरी वाइफ या मैं किसी चीज़ को डर डर के करते हैं और बच्चे हमको चिढ़ाते हैं, अरे बड़े पापा आप लोग क्यों डरते हैं, तो हम बोलते हैं हमें इम्पोस्टर सिंड्रोम है। तो इन दोनों सिंड्रोम्स को आप समझिए, पढ़िए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए और इस पूरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए dkbrains.com में थिंक अगेन नाम की सीरीज़ चेक करिएगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन। और चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है द आर्म चेयर क्वार्टरबैक एंड द इम्पोस्टर। आर्म चेयर क्वार्टरबैक का मतलब होता है जो आराम से बैठ करके खूब बड़ी बड़ी बातें करे, मुश्किल चीज़ों पे अपना ज्ञान दे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में। और वहीं पर इम्पोस्टर वो होता है जिसको हमेशा अपने ऊपर डाउट होता है। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे फाइंडिंग द स्वीट स्पॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अपनी कॉन्फिडेंस में स्वीट स्पॉट कैसे पाएं। लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ है कि अपने को जब कॉन्फिडेंस होता है तो वो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस की तरह लगता नहीं है। जैसे प्रतीक है, वो कर रहा है बीटेक और उसको ये कॉन्फिडेंस है कि वो बीटेक की नौकरी नहीं करेगा। वो बता रहा था उस दिन, मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैं
MBBS कर रहा था कि मैं MBBS का काम नहीं करूँगा। इसकी वजह से मेरे ऑलमोस्ट 4 साल वेस्ट हो गए। अगर मुझे इतना क्लियर था कि मुझे MBBS का काम करना ही नहीं है तो मुझे बीच में MBBS छोड़ देना चाहिए था। और अगर मुझे क्लियर हो गया कि नहीं मुझे MBBS का काम करना है तो मुझे और मन से काम करना चाहिए था, पढ़ाई करनी चाहिए थी, काम सीखना चाहिए था। लेकिन मुश्किल होती है क्योंकि हम ज़्यादातर आर्म चेयर क्वार्टरबैक होते हैं। मतलब हम अपने काम को अपनी मर्ज़ी से करते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं और उसी में हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते रहता है। उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं आता लेकिन हमको खुशी मिलती है। और फिर हम ऐसे किताबों का, ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं जो लोग पैशन की बात करते हैं कि मैं तो अपना पैशन खोज रहा हूँ और जब मेरा पैशन मिल जाएगा तब मैं धुआंधार छक्के चौके मार के दिखाऊंगा, करोड़पति अरबपति बन के दिखाऊंगा। और उसी में ये स्पिरिचुअलिटी का बायस भी आता है। श्रवण कह रहे थे कि जो एनलाइटन हो जाते हैं उनका तो बहुत बड़ा आश्रम बन जाता है, वो खूब अच्छे से सक्सेसफुल हो जाते हैं, गाड़ियाँ हो जाती हैं, बंगले हो जाते हैं। ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। एक छोटा सा टेबल अगर बनाना हो, जिस टेबल पे आप लोग बैठे हैं, इसके लिए भी आपको अच्छा सा स्किल आना चाहिए या आपके पास वो स्किल आना चाहिए जिसके ज़रिए आप कंफर्टेबली एक 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार का टेबल ख़रीद सकें। तो कॉन्फिडेंस से बचिए। खैर, हम लोग आज पढ़ेंगे अ टेल ऑफ टू सिंड्रोम्स। इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में लाइव एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। टेल ऑफ टू सिंड्रोम्स। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ December 2015, हाला थॉमस दोतीर गॉट अ कॉल शी नेवर एक्सपेक्टेड। दिसंबर 2015 का पहला दिन था और हाला थॉमस दोतीर को एक ऐसा कॉल आया जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। द रूफ ऑफ हालाज हाउस हैड जस्ट गिवन वे टू अ थिक लेयर ऑफ स्नो एंड आइस। हाला का जो छत था वो अभी टूट गया था और उसमें से बर्फ़ और पानी टपक रहा था। As she watched water pouring down one of the walls, the friend on the other end of the line asked if Hala had seen the Facebook post about her. और वो बेचारी अपने दीवार को, छत को देख रही है कि कैसे पानी टपक रहा है नीचे। तब तक से उसके फ्रेंड का एक फ़ोन आया और उसने पूछा कि तुमने फेसबुक का पोस्ट देखा कि नहीं अपने बारे में। Someone had started a petition for Hala to run for presidency of Iceland. किसी ने फेसबुक पर एक पेटिशन डाला है कि हाला को आइसलैंड का प्रेसिडेंसी के लिए, जैसे इंडिया में नरेंद्र मोदी हैं, ऐसे ही तुम्हें आइसलैंड की प्रेसिडेंसी के लिए इलेक्शन लड़ना चाहिए। और ये बेचारी ऐसे घर में रहती है जहाँ दीवार टपक रही है, छत टपक रहा है। हालाज फर्स्ट थॉट वाज, हु एम आई टू बी प्रेसिडेंट। अगर हम हाला की जगह होंगे तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर हमसे कोई कहेगा तुम बड़ा अच्छा गाना गाते हो, तुम तो बहुत अच्छे स्पिरिचुअल टीचर हो, तुम तो बड़े अच्छे फिल्म मेकर हो, तो बोलेंगे वो तो मैं जानता ही था, बस तुम लोगों को अब तक पता नहीं था। नहीं, हम ये मजाक में करेंगे लेकिन शायद मेंटली ये चीज़ सोचेंगे भी। लेकिन हाला का फर्स्ट थॉट था, हु एम आई टू बी द प्रेसिडेंट। मैं प्रेसिडेंट, मैं कौन हूँ प्रेसिडेंट बनने वाली। उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन थी। शी हैड हेल्प्ड स्टार्ट अ यूनिवर्सिटी एंड देन को फाउंडेड एन इन्वेस्टमेंट फर्म इन 2007। उसने एक यूनिवर्सिटी शुरू करवाई थी और उसके साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट फर्म को फाउंड की थी 2007 में। और जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिससे कि पूरी दुनिया हिल गई थी, आइसलैंड वाज हिट पर्टिकुलरली द हार्ड। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो आइसलैंड को हुआ था। हम लोग की बहुत अच्छी किस्मत है कि उस समय बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी। उस समय जो गवर्नमेंट थी उसमें इंटेलेक्चुअल लोगों को स्पेशलिस्ट का काम दिया जाता था। खैर अभी भी लोग बोलते हैं दी जाती है, लेकिन मुझे पता नहीं है। मनमोहन सिंह थे जो प्राइम मिनिस्टर थे 2008 में, मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा कौन थे। बट इंडिया को 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस का धक्का उतना नहीं लगा। बहुत धक्का लगा था, बहुत सी नौकरी चली गई थी। आइसलैंड की 3 बड़ी बड़ी बैंक, जैसे इंडिया में SBI है तो सबसे बड़ा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है इंडिया का, ICICI प्राइवेट बैंक है, ये भी बड़ा बैंक है, लेकिन SBI सबसे बड़ा है, पंजाब नेशनल बैंक बड़ा है, चलो ICICI जोड़ लेते हैं। इन तीनों बैंकों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास आपको कोई पैसा नहीं है, ज़ीरो कर दिया। और पूरा का पूरा देश का करेंसी कोलैप्स हो गया। देखिए, इंडिया में जब 2016 में किया गया नोटबंदी, तो भी आपका पैसा बैंक में सेफ था।
आप निकाल सकते थे बाद में, लेकिन यहाँ कंडीशन उल्टा है। बैंक ने कह दिया हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम दे ही नहीं सकते, ज़ीरो हो गया, कंट्री कोलैप्स हो गई। रिलेटिव टू द साइज ऑफ इट्स इकोनॉमी द कंट्री फेस्ड द वर्स्ट फाइनेंशियल मेल्टडाउन इन द ह्यूमन हिस्ट्री, बट हाला डेमोन्स्ट्रेटेड हर लीडरशिप स्किल्स बाय गाइडिंग हर फर्म सक्सेसफुली थ्रू द क्राइसिस। तो देखा जाए तो इतना बड़ा जब झटका लगा तो पूरे इतिहास में देश को सबसे बड़ा झटका लगा था, लेकिन हाला ने अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाई और उसने अपनी कंपनी को, अपनी फर्म को सक्सेसफुली इस मुश्किल से गुजारा, सक्सेसफुली आगे निकाला। इवन विद दैट अकम्पलिशमेंट शी डिडंट फील प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेसिडेंसी। ये करने के बावजूद भी उसको ये नहीं लगा कि मैं प्रेसिडेंसी के लिए सही कैंडिडेट हूँ। शी हैड नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसके पास कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। शी हैड नेवर सर्व्ड इन गवर्नमेंट, उसने कभी गवर्नमेंट में काम नहीं किया था, और इन एनी काइंड ऑफ पब्लिक सेक्टर रोल, और ना ही तो किसी भी तरह की पब्लिक सेक्टर रोल में काम किया था। मैंने आप लोगों को शायद बताया भी है कि एक बार राजू वेंकटरमण ने अपनी कंपनी चालू की, फर्स्ट सोर्स ऐसा कुछ नाम था, उसको बड़ा किया, ऑलमोस्ट 8,000 एम्प्लॉयज़ तक उनको लेकर गए, और फिर बोलते थे मुझे डर लग रहा था, तो मैंने उस कंपनी को ICICI बैंक को बेच दिया, और फिर उसी के साथ मैं काम करता रहा और 20,000 एम्प्लॉयज़ तक लेकर गया। मुझे अजीब लग रहा था कि आखिर जब 8,000 तक लेकर गए तो 20,000 तक ले जाने में क्या दिक्कत है, काहे का डर। लेकिन मुझे पक्का है कि राजू को भी क्या फील हुआ होगा, इन्हीं की तरह, हाला की तरह, इम्पोस्टर इसको बोलते हैं। इट वॉजंट द फर्स्ट टाइम हाला हैड फेल्ट लाइक एन इम्पोस्टर, और ऐसा नहीं कि पहली बार हाला को लगा इम्पोस्टर की तरह। इम्पोस्टर मतलब ये मेरे से नहीं हो गया और मैं इसके लिए बना ही नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ऐसा है जैसे कि मैं चीटिंग कर रही हूँ। से अगर आपको इम्पोस्टर मतलब नकली, फेक, डर लगता है, जिसमें सपने में बहुत बार ऐसा फीलिंग आती है कि आप इम्तिहान देने गए हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप पब्लिक स्पीकिंग देने जा रहे हैं और माइंड ब्लॉक हो गया। खैर, पहली बार ऐसा नहीं हुआ हाला के साथ। जब वो 8 साल की थी, उसके पियानो टीचर ने उसको फास्ट ट्रैक में डाल दिया एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हर टू प्ले इन कॉन्सर्ट्स। और छोटी सी बच्ची थी और उसको बोलते थे जाओ कॉन्सर्ट्स में प्ले करो। वो तो छोटी सी बच्ची थी, वो घर में खेलती कूदती थी, पियानो बजाती थी, उसको कॉन्सर्ट्स में भेज दिया, तब भी उसको यही लगता था। बट शी नेवर फेल्ट शी वॉज वर्दी ऑफ द ऑनर, एंड सो बिफोर एवरी कॉन्सर्ट शी फेल्ट सिक। और उसको किसी भी कॉन्सर्ट के पहले पेट दर्द करता था, चक्कर आते थे, घबराहट होती थी। उसको कभी नहीं लगा कि ये ऑनर के लिए मैं वर्दी हूँ। ऑल्दो द स्टेक्स वर मच हायर नाउ, द सेल्फ डाउट फेल्ट फेमिलियर। अब पूरा देश चलाने की बात चल रही है, लेकिन उसको जो सेल्फ डाउट फील होता था वो उसका बचपन वाला ही है। आई हैड अ मैसिव पिट इन माई स्टमक लाइक द पियानो रिसाइटल बट मच बिगर। हाला कहती हैं जब मुझे प्रेसिडेंसी के लिए सोचती थी लड़ने के लिए, तो मेरे पेट में गड्ढा हो जाता था, वैसा ही जैसा मैं पियानो रिसाइटल के टाइम पर होता था बचपन में। इट्स द वर्स्ट केस ऑफ एडल्ट इम्पोस्टर सिंड्रोम आई हैव एवर हैड फॉर मंथ्स। हाला कहती हैं ये सबसे बुरा टाइप ऑफ केस ऑफ एडल्ट इम्पोस्टर सिंड्रोम है जो मुझे हुआ। मैं आप लोगों से ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, कभी आपको किसी ऐसे काम के लिए लगा कि आपको काम दिया जा रहा है और आप वो नहीं हैं? अरे मुझे क्यों, मैं इस लायक नहीं हूँ। अगर नहीं हुआ इसका मतलब आपने आज तक कोई किसी काम को बहुत सीरियसली किया ही नहीं, कि आपको माना जाए कि यार तुम बहुत, जाओ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैंने वैभव को दिया था उस दिन इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसने इंटरव्यू लिया था, बट मुझे फीलिंग आ रही थी कि इनको लगे कि मैं कैसे, मैं आप सबको काम देता हूँ, ढेर सारे लोगों को काम देता हूँ, लेकिन इम्पोस्टर सिंड्रोम फीलिंग नहीं आती क्योंकि वो काम ही हमको बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं लगता, या इतना इम्पॉर्टेंट लगता है कि अभी मैं छोटा हूँ, अभी नहीं। आप कार चलाते हैं लेकिन उसमें इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं आता। वो एक तरह के आपके लिए फ़न गेम है, एक मैकेनिकल फ़न, इसमें गाड़ी चलाने का मज़ा आता है। अगर आप लोगों को अपनी लाइफ में किसी काम के लिए इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके आसपास के लोगों को
आपके ऊपर किसी काम के लिए भरोसा नहीं हो रहा है, काम तो देना चाहते हैं लेकिन भरोसा नहीं हो पा रहा है। ये मैं अभी सोच रहा था इस चीज़ के लिए कि मुझे कभी किसी काम के लिए इम्पोस्टर सिंड्रोम हुआ था। जब मैंने जनोगा पढ़ाना शुरू किया तो मुझे ऐसा होता था। मैंने आपको बताया था एक बार स्कूल में गया था मैं, 2-3 हज़ार बच्चे बैठे थे, 2-3 हज़ार नहीं, 500-600 बच्चे होंगे, और सब भूल गया। जब पहली बार मैं सेंट मेरीज़ गाज़ियाबाद में लेक्चर दे रहा था, उस समय तो बड़ी मम्मी थी भी नहीं, अकेला था मैं, सारे पेरेंट्स ढेर सारे। तो शुरू के 8-10 बार तक डर लगता था, धक धक होता था, और मुझे लगता था मैं इतना बड़ा स्पीकर नहीं हूँ। एक बार मैं गया था सेंट मेरीज़ नैनीताल, वहाँ पर जब मैं लेक्चर दे रहा था तो किसी ने बताया कि इसी हॉल से, इसी पोडियम से APJ कलाम जी ने लेक्चर दिया था। तभी मेरे पैर कांप रहे थे। मुझे लगा लोग कंपेयर करेंगे मेरे लेक्चर को, मेरी स्पीच को APJ कलाम जी के साथ। तो अगर आपको किसी काम के लिए इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, तो भी आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं। एक एक्सट्रीम तो वो है जो इम्पोस्टर सिंड्रोम होते हैं, और दूसरा एक्सट्रीम अभी आएगा। तो हाला कहती हैं सबसे बुरा केस था इम्पोस्टर सिंड्रोम का जो मुझे हुआ था। शी स्ट्रगल्ड विद द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ कैंडिडेट। वो इस आइडिया पर से ही बहुत परेशान थी कि मैं प्रेसिडेंट की कैंडिडेट बनूं या ना बनूं। As her friends and family encouraged her to recognize that she had some relevant skills, Hala was still convinced that she lacked the necessary experience and confidence. हालांकि फ्रेंड्स और फैमिलीज़ उनसे कहते थे कि तुम्हारे अंदर कुछ तो रेलिवेंट स्किल है, तुमने कंपनी चलाई है, ढेर सारे लोगों को लीडरशिप के थ्रू मैनेज किया है, लेकिन हाला को लगता था मेरे पास अभी भी जो ज़रूरी एक्सपीरियंस है और जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं है। शी ट्राइड टू परसुएड अदर वुमेन टू रन, वन ऑफ whom ended up ascending to a different office as the Prime Minister of Iceland. हाला अपनी जगह दूसरों को बोलती थी यार तुम लड़ो, मैं भी इस लायक नहीं हूँ। तो उसी में से एक औरत प्राइम मिनिस्टर बन गई, जिसको इसने धक्का मारा। उसको नहीं लग रहा था कि मुझे लड़ना चाहिए। Yet the petition didn't go away and Hala's friends, family and colleagues didn't stop urging her on. लेकिन फिर भी वो पिटिशन, जो लोगों ने पिटिशन डाला था, वो गया नहीं, और हालांकि फ्रेंड फैमिली लोगों ने सबको उसको अर्ज करते रहे कि तुम जाओ लड़ो। इवेंचुअली शी फाउंड हर सेल्फ आस्किंग हु एम आई नॉट टू सर्व। और फिर धीरे धीरे उसको ये भरोसा हो गया कि ठीक है, ये मुझे ऑनर नहीं दिया जा रहा है, ये मुझे काम दिया जा रहा है, सर्व करने का काम दिया जा रहा है। तो उसने ये पूछना शुरू कर दिया कि आखिर मैं कौन हूँ। जब लोग मुझसे कह रहे हैं कि देश चलाओ, तो मैं कौन होती हूँ कि ना चलाऊँ। ऐसा ही कुछ सीन हुआ था उस फिल्म में जिसमें अनिल कपूर को एक दिन का CM बनाया गया था, नायक फिल्म में। शी अल्टीमेटली डिसाइडेड टू गो फॉर इट बट द ऑड्स वर हेविली स्टैक्ड अगेंस्ट हर। तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि हाँ मैं लड़ूंगी, इलेक्शन लड़ूंगी, लेकिन उसके जीतने के आसार बहुत कम थे, ऑड्स उसके अगेंस्ट था। शी वॉज रनिंग एज एन अननोन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन अ फील्ड ऑफ मोर दैन 20 कंटेंडर्स। वो अकेली कैंडिडेट थी, उसके पास कोई पार्टी नहीं थी पुरानी, और उसके सामने 20 अलग अलग कंटेंडर्स थे। वन ऑफ हर कॉम्पिटिटर वॉज पर्टिकुलरली पावरफुल एंड पर्टिकुलरली डेंजरस। और उसमें से उसका एक कैंडिडेट ऐसा था जो बहुत ही पावरफुल था और बहुत ही खतरनाक था। When economist was asked name the 3 most responsible for Iceland's bankruptcy, she nominated David Oddsson for all 3 spots. तो अगर आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं हो रहा है तो पक्का है कि आपको कॉन्फिडेंस हो रहा है। क्यों कॉन्फिडेंस हो रहा है? क्योंकि आप कुछ न कुछ कर रहे हैं। अगर आप एक इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हैं, आप किसी भी काम को कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं दिन भर में, तो उसमें कॉन्फिडेंस तो है, तभी तो कर रहे हैं। आपको करते समय थिंक अगेन करने का मन तो नहीं कर रहा, यानी मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब आप आर्म चेयर क्वार्टरबैक हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हैं। तो आप क्या बन जाएंगे? आप हो जाएंगे डेविड ऑडसन की तरह। जब इकोनॉमिस्ट को पूछा गया कि अच्छा ये बताओ, आइसलैंड जो पूरा देश डूब गया, उसके पीछे 3 नाम बताओ जो सबसे खतरनाक लोग रहे, जिनकी वजह से पूरा का पूरा देश डूबा। तो हाला ने कहा 3 नाम एक ही आदमी का जाएगा, और वो है डेविड ऑडसन, डेविड ऑडसन, डेविड ऑडसन। इसी बंदे की वजह से ये पूरा का पूरा देश डूबा। और ये आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर था 1991 से लेकर के 2004 तक, 4 साल ये और 9 साल ये।
13 साल तक। ऑडसन पुट कंट्रीज बैंक्स इन जियोपार्डी बाय प्राइवेटाइजिंग देम। आज इसीलिए मोदी को सब लोग चिल्ला रहे हैं कि धीरे धीरे जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, LIC, उसको प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। प्राइवेटाइज मतलब जो कंपनीज़ प्राइवेट लोग चलाते हैं, अडानी अंबानी चलाते हैं, रिलायंस, ऐसे ही ये भी कंपनीज हो जाएंगी। वो एयरलाइन कंपनी थी, उसको भी प्राइवेट कर दिया था। हाँ, उसको टाटा अब चला रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं रन कर रही है। इवन NTPC को भी प्राइवेट करने की बात चल रही है। हाँ, ये ऐसा ही कुछ किया था ऑडसन ने। उसने सारे कंट्री के बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया था। एंड देन एज गवर्नर ऑफ आइसलैंड सेंट्रल बैंक फ्रॉम 2005 to 2009 ही अलाउड द बैंक्स बैलेंस शीट टू बलून टू मोर देन 10 times द नेशनल GDP। और उसके बाद वो नेशनल बैंक का, आइसलैंड का जो सेंट्रल बैंक था, मेन बैंक, जैसे RBI है इंडिया के लिए, ऐसे ही वहाँ का सेंट्रल बैंक का वो गवर्नर था 2005 से 2009 तक। और उसने बैंक का बैलेंस शीट को फुला दिया। फुला दिया मतलब दिखाया कि हमारे पास बहुत पैसा है, जितना नहीं था उससे 10 गुना दिखा दिया। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ घर में 1 लाख रुपए है और पूरे साल भर तक हमको जीना है, और मैं आपको बता दूँ 1 लाख नहीं, मेरे पास हैं 1 करोड़ रुपए, और आप लोग खुला छूट है, जैसे जो करना चाहते हो करो। तो ऐसे ही कुछ देश के साथ भी हुआ। When people protested his mismanagement, Hodgson refused to resign and had to be forced out by parliament। और जब उसको कहा कि तुम, अरे मूर्ख इंसान, तुमने देश को बर्बाद कर दिया, उसको बोला तुम अपनी नौकरी छोड़ो, रिज़ाइन करो। तो मैं क्यों करूं? उसको हटाने के लिए फोर्स करना पड़ा, पार्लियामेंट में वोट करना पड़ा कि ये इसको हटाओ। टाइम मैगजीन लेटर आइडेंटिफाइड हिम एज वन ऑफ द 25 पीपल टू ब्लेम फॉर द फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ल्ड वाइड। जब भी कोई चीज़ गलत होती है ना, तो थोड़ा सा भी आदमी सोचे, थोड़ा सा भी, तो उसको मालूम पड़ जाता है बहुत गलत। जब कभी कोई बच्चा लेट आता है घर पे, तो सोचे, जाने से पहले सोचे तो उसको मालूम पड़ जाता है। शराब पिए तो उसको मालूम पड़ जाता है। नहीं सोचने वालों को नहीं मालूम पड़ता। सोचना चाहिए। टाइम मैगज़ीन ने बाद में दुनिया में लिस्ट कर रहे थे कि किसकी वजह से पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम आई, फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 का, तो उसमें इसका भी नाम था। नॉनदलेस इन 2016 ऑडसन अनाउंस्ड हिज कैंडिडेसी फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ आइसलैंड। लेकिन इस बेशरम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2016 में इसने फिर से बोल दिया, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विच इज़ कंसिडरेबल कुड गो वेल विद दिस ऑफिस। और बोलता क्या है, अरे मेरा एक्सपीरियंस देखो, 1991 से लेकर के 2004 तक मैंने एक्सपीरियंस दिया है भाई आपको, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे ही बनना चाहिए प्रेसिडेंट। ये तो ऐसे ही है जैसे कि आप आएँ, किचन में काम करें या इस घर को चलाएं और पूरा घर जला दें, किचन बर्बाद कर दें और बोलें मैंने 2 साल तक किचन में काम किया है, इसका मतलब मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है और मुझे ही इस किचन की कारोबार मिलनी चाहिए। इन थियरी कॉन्फिडेंस एंड कंपिटेंस गो हैंड इन हैंड। थियरी से कॉन्फिडेंस और कंपिटेंस हाथों हाथ जाता है। इसका मतलब बेटा अगर BBA अच्छे से पढ़ लोगे तो एक नौकरी मिल जाएगी। इन थियरी, खाली थियरी में। पक्का नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी। पक्का नहीं है, और नौकरी मिलेगी भी तो बहुत बेकार नौकरी मिलेगी, ये थियरी में। इन प्रैक्टिस दे ऑफन डाइवर्ज। लेकिन प्रैक्टिस में ये डाइवर्ज होता है। कॉन्फिडेंस अलग होता है और कंपिटेंस अलग होता है। You can see it when people rate their own leadership skills and are also evaluated by their colleagues, supervisors और subordinates। जब आप और लोगों से बोलोगे कि रेट करो ये कितने अच्छे लीडर हैं, तो जो लोग आपके कलीग्स हैं, आपके सुपरवाइजर्स हैं या आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो हमेशा अच्छे लीडर को लोग कहेंगे, लेकिन उसको खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगा। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, बताओ रिम्पी स्कैन में या डीप नॉलेज में किसको हम काम दें बॉस बनने के लिए, तो जिस बंदे को आप बोलेंगे आपको भरोसा होगा उसके ऊपर, लेकिन उसको खुद को नहीं होगा। अगर वो स्किल्ड है तो हम लोग इस पूरी सीरीज़ में और पहले वाली सीरीज़ में भी ये वर्ड बार बार पढ़ा, मुझे पता नहीं आप लोगों ने इसको खोजा कि नहीं खोजा, मेटा एनालिसिस। इसका मतलब मेटा एनालिसिस, Meta analysis of 95 studies involved 100,000 people. Women typically underestimated their leadership skills,
while men overestimated their skills. 95 स्टडीज़ को अलग से स्टडी किया गया, उसमें से कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए। उसमें ये पता चला कि 1 लाख लोगों का डाटा लिया गया, जिसमें औरतें अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट करती हैं लीडरशिप स्किल के लिए, और आदमियों को लगता है अरे सब हो जाएगा, वो ओवर एस्टिमेट करते हैं। You have probably met some football fans who are convinced they know more than the coaches on the sidelines. बहुत से लोगों को जानते होंगे, फैंस को, क्रिकेट के बारे में या फुटबॉल के बारे में। उनको लगता है कि हाँ हम ये जो सिखाते हैं ना इन सबको बेकार है, इनसे अच्छा तो मैं ही सिखा सकता हूँ। उनको कॉन्फिडेंस होता है। दैट इज़ द आर्म चेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम। इसलिए जब भी किसी और के ऊपर कुछ कमेंट करना हो, जैसे बहुत बार गरिमा को जब मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, अगर कुछ सवाल पूछा जाए कि कोई वीडियो कैसे वायरल होता है, कुछ होता है, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बताती है ये सब स्टेप्स की वजह से है। हाँ, आप आंसर दीजिए, लेकिन आपके आंसर्स में हमेशा होना चाहिए झिझक। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर जो थियरी हम अप्लाई कर रहे हैं वो सच है तो रिज़ल्ट भी हमको आना चाहिए। रिज़ल्ट तो हमको कभी मिलता नहीं है। वो हमारी थियरी है जिसको हमने अप्लाई किया है और थोड़ा बहुत रिजल्ट आया है। इसलिए हमेशा अपनी थियरी के लिए हमको होना चाहिए हेजिटेंसी। कृष्णमूर्ति भी बोलते हैं, अगर कुछ समझना है तो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, मन में होना चाहिए हेजिटेंसी। दिमाग थोड़ा हेजिटेंट रहे, सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, पता नहीं यार कैसे होगा, क्या होगा, वो होना चाहिए। इसलिए इसको बोला गया है आर्म चेयर क्वार्टरबैक। आर्म चेयर मतलब आराम कुर्सी पे बैठ करके, क्वार्टरबैक लोगों के लिए बात कर रहे हैं, जो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। इसको क्वार्टरबैक सिंड्रोम बोला गया, जहाँ पर कॉन्फिडेंस एक्सीड्स कॉम्पिटेंस। अगर आज की क्लास के बाद आपका कॉन्फिडेंस वाला गुब्बारा फुस होना शुरू हो जाए तो मैं मानूंगा ये बहुत बड़ा काम मैंने कर दिया इस साल 2024 में। जब भी दिमाग में किसी भी थॉट के लिए बहुत कॉन्फिडेंस लगे आपको, तो फुस होना चाहिए। मैं जब लोगों को देखता हूँ ना, जो लोग को नौकरी से निकालने का मन करता है, उनकी कॉन्फिडेंस की वजह से ही होता है। वो इतने मूर्ख होते हैं कि ऐसा लगता है अगर उनको मैंने मोटरसाइकिल दिया तो पक्का जाकर एक्सीडेंट करेंगे, उनको कोई जिम्मेदारी दी तो पक्का एक्सीडेंट करेंगे। तो पहला काम आपको यही करना है, कॉन्फिडेंस एक्सीड्स कॉम्पिटेंस नहीं हो आपके अंदर में। आपका कॉम्पिटेंस जितना है उससे कम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमेशा मन में आना चाहिए नहीं मैं अभी जानता नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको अपने कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए काम भी मांगना चाहिए, कुछ ना कुछ काम मांगे। अच्छा, इवन आफ्टर कॉलिंग financial plays that destroyed the economy, David Odson still refused to acknowledge that he wasn't qualified to coach, let alone quarterback. He was blind to his weakness. तो चलो अच्छी बात है, आप सब इतने पागल नहीं जितना पागल डेविड ऑडसन था। उसको जब पता चल गया, लोगों ने पॉइंट आउट किया कि तुम जैसे लोगों ने पूरी की पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दी, उसके बाद भी वो ये मानने को तैयार नहीं कि मैं कोच नहीं कर सकता कंट्री को, मैं लीड नहीं कर सकता। तो ऐसा आदमी केवल क्वार्टरबैक नहीं है, ऐसा आदमी तो है ब्लाइंड टू हिज वीकनेस। हम लोग सुनते भी हैं, ऐसे केसेस होते भी हैं। अभी जब हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, उनके पापा की डेथ पता है कैसे हुई? कोविड से नहीं हुई। जैसे मेरे पापा जी की डेथ होने वाली थी वैसे हुई। पापा एडमिट हो गए थे और डॉक्टर ने कहा था ईसीजी करने के बाद कि इनको पेस मेकर लगना चाहिए। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हार्ट पे लगता है। और जब मैं देख रहा था फाइल और डॉक्टर से बात कर रहा था, डॉक्टर ने मुझे कायदे से बात नहीं की, आंखों में आंखें मिलाकर। शायद उसी टाइम पर मैं ये वाला सीरीज़ बना रहा था, पर्दाफाश, झूठ कैसे पकड़ते हैं। और मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि ये आदमी कुछ न कुछ धोखा कर रहा है मेरे साथ। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे अपने पापा को किसी और को भी दिखाना है। उसने कहा, फिर धमकी देने लगा, अब फिर उनको कुछ हो गया तो फिर मैं नहीं जानता। एक समझदार आदमी होता तो बोलता हाँ आप 2 जगह से और चेक कर लीजिए, उसके बाद आइए। पापा से पूछा आप कैसा फील कर रहे हैं? पापा ने कहा मैं तो ठीक फील कर रहा हूँ। और सबसे ख़राब चीज़ मुझे उस हॉस्पिटल की लगी थी, एक बड़े से हॉल में बेड टू बेड सटे बेड लगे हुए थे, 30-40 बेड उस कमरे में थे, जहाँ पर मुश्किल से 5 या 10 बेड होने चाहिए थे। पूरे ठुसे हुए थे। मैं उठा के ले आया, पूरा घर मेरे अगेंस्ट था। वो लोग बोल रहे थे कि तुम पापा की जान ले रहे हो,
तुमको जो डॉक्टर बोल रहा है वो नहीं कर रहे हो। घर पे ले आए, अगले दिन एक डॉक्टर साहब को दिखाया, दूसरे डॉक्टर से बात की और फिर तीसरे डॉक्टर को दिखा करके दवाई लिखवाया और आज हो गए ऑलमोस्ट 6-7 साल, पापा ठीक है। यही चीज़ उसके पापा को भी दिक्कत हुई, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक निकला, वो गए हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनको वो लगा दिया गया पेसमेकर, और पेसमेकर लगने के बाद हॉस्पिटल में ही वो थे, कैजुअलिटी हो गई। पेशाब की नली लगी थी, वो किसी ने क्लैम्प कर दिया, नर्स ने बंद कर दिया। पेशाब बाहर निकलना चाहिए, पेशाब अंदर अंदर इकट्ठी होती गई। उसकी वजह से किडनी पे जोर पड़ा, किडनी फेल हो गया। एक बार किडनी फेल हुआ तो फिर चालू हो गया बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बोलते हैं। मैं जितनी भी एंटी फ्रेजाइल पढ़ रहा हूँ या जो भी हेल्थ के ऊपर बुक्स पढ़ रहा हूँ, उसमें बार बार यही कहते हैं कि हमारी बॉडी ज़्यादा इंटेलिजेंट है बीमारी से लड़ने के लिए, डॉक्टर से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और उसी पर मेरा भरोसा था जब मैं पापा जी को लेकर आया था, डॉक्टर से भी डिस्कस कर रहा था। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैं हेजिडेंटली डरते मैंने उनको सेल्फ मेडिकेशन पे लगाया। लेकिन डॉक्टर को अपने ऊपर नहीं, लेकिन डॉक्टर के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस था कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट कैसे गलत सलाह दे सकता है। और उसके पिताजी की फिर डेथ हो गई। हम सबको होना चाहिए अपनी वीकनेसेस के बारे में अवेयर, तभी हम उसको पूरा कर पाएंगे, स्ट्रांग बना पाएंगे। लेकिन डेविड ऑडसन जैसे लोग होते हैं ब्लाइंड टू हिज वीकनेस। द ऑपोजिट ऑफ आर्म चेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम इज इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो एक तरफ है आर्म चेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम, हम ही हैं वो। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं तो वो है आर्म चेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम। मतलब आप मैदान में नहीं है, क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, लेकिन आप ऊपर से खड़े होकर बोले अरे इसको ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। यही चीज़ आप अपने बारे में सोचिएगा जब आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं, अच्छा रिम्पी स्कैन में इन्होंने ऐसा क्यों किया। आप वहाँ थे नहीं, हैं भी नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आर्म चेयर क्वार्टरबैक। और इसका दूसरा एक्सट्रीम है इम्पोस्टर सिंड्रोम, जहाँ पर आपको लगता है नहीं मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे काम दिया जा रहा है। लेकिन आप कॉम्पिटेंट हो, आप काफ़ी कॉम्पिटेंट हो। वेयर कंपिटेंस एक्सीड्स कॉन्फिडेंस। इम्पोस्टर सिंड्रोम में कंपिटेंस ज़्यादा होती है, कॉन्फिडेंस कम होता है। ये बड़ी अजीब चीज़ है। आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आखिर हमारा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। जब हम किसी काम के लायक नहीं हैं तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। पूरा इंटरनेट भरा हुआ है ऐसे लोगों से जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अपने कंटेंट डालते रहते हैं और हम उनके ऊपर हंसते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, पूछिए अपने अंदर। थिंक ऑफ द पीपल यू नो हु बिलीव दे डोंट डिजर्व देयर सक्सेस। ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिनको आप मिलेंगे और बोलेंगे यार मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच गया, ये सक्सेस मैं डिजर्व नहीं करता था। They are genuinely unaware of just how intelligent, creative or charming they are, and no matter how hard they try, you can't get them to rethink their views. ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो genuinely अपनी इंटेलिजेंस, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी चार्म पर उनको भरोसा नहीं होता, उनको पता नहीं चलता। ये चीज़ की परफेक्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर रिम्पी। वो हमेशा क्वालिटी के लिए लड़ाई करती रहती हैं, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए। और जब उनको बोलिए आप किसी काम को करने के लिए तो हमेशा वो बोलती नहीं अच्छा से नहीं होगा, जल्दी टाइम से निकलो, इस काम को अच्छे से करो, इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो। हमेशा पीछे पड़ी रहती हैं और डरती रहती हैं। हम लोग बोलते हैं चिल बड़ी मम्मी, सब हो जाएगा, लेकिन वो डरती रहती हैं क्योंकि उनको अपने इंटेलिजेंस पे, अपनी क्रिएटिविटी पे और अपने चार्म पे अनअवेयरनेस है। उनको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से कुछ होता है। हमको अपनी जो भी थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस है उसके ऊपर खूब अवेयरनेस है। आपको नहीं पता बड़ी मम्मी, हम कर लेंगे। और आप इनको कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करिए, इम्पोस्टर्स को, इम्पोस्टर नहीं, इम्पोस्टर सिंड्रोम जिसको हो रहा है, अरे आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप उनको नहीं भरोसा दिला सकते। उनको फिर भी लगता है नहीं मेरी तैयारी नहीं हुई है, मुझे अभी और काम करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे अपनी काम की क्वालिटी और इम्प्रूव करनी है। आप उनको उल्टा रीथिंक करवा ही नहीं सकते।
Even after an online petition proved that many people had confidence in her, Hela Tomasdottir still wasn't convinced she was qualified to lead her country. ये ऑनलाइन पिटिशन चलता रहा और बहुत से लोगों ने दिखाया कॉन्फिडेंस कि हाला तोमिसदोतीर जो हैं वो बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं, फिर भी उनको लगता था कि मैं ये देश चलाने के लायक नहीं हूँ. शी वॉज ब्लाइंड टू हर स्ट्रेंथ. तो हाला जो थी वो अपनी स्ट्रेंथ के प्रति ब्लाइंड थी. ये अच्छी चीज़ है. अगर हम अपनी ताकत के प्रति ब्लाइंड होते हैं तो हमारी ताकत और बढ़ती जाती है. ये अच्छी चीज़ है. ये हर आदमी जो गिरता है उसको अपनी ताकत दिखाई देती है और फिर वो घमंड वाला हो जाता है, अपनी क्वालिटी पे काम करना बंद कर देता है. लास्ट पार्ट है आज का. ऑल्दो दे हैड ऑपोजिट ब्लाइंड स्पॉट्स, बीइंग ऑन द एक्सट्रीम ऑफ कॉन्फिडेंस लेफ्ट बोथ कैंडिडेट्स रिलक्टेंट टू रीथिंक देयर प्लान्स. ऑथर कह रहे हैं ये दोनों के पास अपने अपने ब्लाइंड स्पॉट्स हैं. एक अपनी कमज़ोरियों को नहीं देख पाता और एक अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देख पाता, और ये दोनों ही अपने आप को रीथिंक करने के लिए और अपने प्लान को चेंज करने के लिए रिलक्टेंट हैं. जब दिखेगा नहीं तो बदलेंगे क्यों? द आइडियल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस प्रॉब्ली लाइज समवेयर बिटवीन बीइंग एन आर्मचेयर क्वार्टरबैक एंड एन इम्पोस्टर. हाउ डू वी फाइंड द स्वीट स्पॉट? तो जो सबसे सही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा वो इन दोनों के बीच में होगा. इन दोनों के बीच में मतलब एक तरफ आर्मचेयर क्वार्टरबैक जो दूसरों को कमेंट करता रहता है तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए आपको. और दूसरा जो चुपचाप रहता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये दोनों नहीं होना चाहिए, बीच में कहीं होना चाहिए. तो कैसे आप खोजेंगे अपना स्वीट स्पॉट? दिन में अपने आप से पूछिए आज मैंने क्या काम किया और क्या काम सीखा. थकिए, आराम कर लीजिए, लेकिन दिन में एक बार अपने आप से ज़रूर पूछिए. लेकिन हमारे थॉट्स जो चीज़ करते हैं उसी पे ही रहते हैं, और जब थॉट्स चलते हैं किसी चीज़ के तो वो हमको क्वार्टरबैक की तरफ ले जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होने की तरफ. ये मेंटल ह्यूमिलिटी कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये लाना होगा. दिन में एक बार पूछिए अपने आप से, और ये अपने आप को डांटिए मत. किसी भी बड़े काम को करने के लिए, किसी अच्छे काम को करने के लिए आप खुद को टॉर्चर नहीं कर सकते. आप खुद को खाली मोटिवेट कर सकते हैं. छोटे छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं कि मैंने किया, कोई छोटा स्टेप ही है. तो कल हम पढ़ेंगे द इग्नोरेंस ऑफ एरोगेंस. द इग्नोरेंस ऑफ एरोगेंस मतलब घमंड की अज्ञानता. और इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या सीख रहे हैं? कैसे सही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आए. कुछ करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए मत करिए. किसके लिए करिए? कंपीटेंस के लिए. और उल्टा होता है, बड़े पापा ये काम बहुत मुश्किल है, इसकी मुझे कंपीटेंस नहीं है इसलिए नहीं मैं कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगी. उल्टा ही है. ठीक है.